ये कहानी प्रगति नाम की एक लड़की की है। प्रगति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन प्रगति बेचारी बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ शारदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शारदा अपना घर चलाने के लिए जादूनगर गांव के बड़े सेठ मोहन लाल के घर नौकरानी का काम करती थी। शारदा को सेठ के घर काम करते हुए कई साल बीत गए थे, क्योंकि प्रगति के पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब शारदा के कंधों पर आ गई थी। वहीं प्रगति और सेठ की बेटी मौनी दोनों हम उम्र थी, लेकिन मौनी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब कभी ज्यादा काम करने की वजह से शारदा की तबीयत खराब हो जाती, तो वो अपनी जगह अपनी बेटी प्रगति को काम करने के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे आज तू आई है प्रगति, शारदा कहाँ पर है? वो सेठानी जी, माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था, तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। प्रगति ने हाँ में सिर घुमाया और घर के कामों में लग गई। लेकिन वही मौनी, जो कि पहले से ही प्रगति से जलती थी, क्योंकि मौनी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और प्रगति उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसकी जलन का यही कारण था। इसलिए वो कहती है, आज माँ का हाथ आया है, अभी माँ से इसको डांट पड़वाती हूँ। माँ, माँ, कहाँ है आप माँ? मौनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। माँ, ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर जूस के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, प्रगति के हाथ में जूस का जग है, जरूर इसने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर जूस गिराया होगा। माँ, ये मेरे जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना, मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। प्रगति इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है ये? सेठानी जी, मैंने तो कोई भी जूस नहीं गिराया, ये जग तो मैं गार्डन से उठा कर लाई हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो। इसे इस महीने के 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। मौनी ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है? बेटी मौनी, इससे अपने जन्मदिन पर घर के सारे काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे, सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ जी, यही बिल्कुल ठीक रहेगा। सुन प्रगति, 2 दिन बाद मौनी का जन्मदिन है, तो दिन भर मौनी के जन्मदिन के सारे काम देखेगी, और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद प्रगति घर आ गई और उसने अपनी माँ को वो सारी बातें बताई। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, प्रगति मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा लहंगा पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी, लेकिन तेरे सारे कपड़े तो किनारों से फट गए हैं और तेरे पास कोई लहंगा भी नहीं है। वही तो माँ, मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है जो मैं पहनकर जा सकूं। छोड़िए ना माँ, पुराने कपड़े पहनने में कौन सी बुराई है। बहुत रात हो चुकी थी। प्रगति अपने आंगन में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी प्रगति की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे, और वो तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर प्रगति पेड़ों की उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत ही आराम से उसके पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो प्यारी लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई कब से रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए थे। मुझे बताओ, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है?
तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी मौनी का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई लहंगा ही नहीं है, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए फूलों का लहंगा तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको जरा। फिर वो नन्ही सी तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते प्रगति के हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों का लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर प्रगति बहुत खुश हो जाती है। प्यारी तितली, ये फूलों का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया प्यारी तितली। इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। इतना सुंदर लहंगा मिलने से प्रगति बहुत खुश थी। प्रगति ने घर के अंदर जाकर वो लहंगा अपनी माँ को भी दिखाया। शारदा भी फूलों का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह प्रगति, ये फूलों का लहंगा तो बहुत सुंदर है। देखना, मेरी बच्ची पूरी पार्टी में सबसे सुंदर लगेगी। अब तुम्हें सोने जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी अगर तुम सुबह में लेट हो गई तो। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर अगले दिन मौनी का बर्थडे था। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। प्रगति भी अपना सुंदर सा फूलों वाला लहंगा पहनकर पार्टी में आ जाती है। वहीं मौनी अपने एक फ्रेंड अर्जुन से बात कर रही होती है। अर्जुन दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर था और वो मन का अच्छा और बहुत ही शांत था, इसलिए वो मौनी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। अरे प्रगति, इधर आना। प्रगति कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन मौनी का फ्रेंड अर्जुन प्रगति को ही देखे जा रहा था। लेकिन मौनी पहले ही समझ चुकी थी कि अर्जुन का ध्यान प्रगति पर है, इसलिए वो जानबूझकर प्रगति को नीचा दिखाने के लिए उसके पैर में अपने पर्स से कुछ मोती निकालकर जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से प्रगति का पैर फिसल जाता है और वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। पर मौनी ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए अर्जुन पहले ही देख चुका है और मौनी को ऐसा करते हुए देखकर प्रगति उदास मन से रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर उसी बीच अर्जुन भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी उसी समय मौनी कहती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मौनी, तुमने उस लड़की प्रगति को जानबूझकर अपने पर्स से कुछ मोती जमीन पर फेंककर उसे गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। फिर अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक शारदा और प्रगति काम पर नहीं आई। प्रगति उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी अर्जुन अपनी मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं प्रगति को बहुत पसंद करता हूँ और मैं प्रगति से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, प्रगति के बारे में जैसा अर्जुन ने बताया था, प्रगति बिल्कुल वैसे ही सुंदर है। हमें प्रगति बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए और हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। सबकी बातें सुनकर प्रगति शर्मा जाती है, साथ ही वो बहुत खुश भी थी। वहीं शारदा बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर उठा। और कुछ दिन बाद धूमधाम से प्रगति और अर्जुन की शादी हो जाती है। प्रगति की किस्मत अब बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में अर्जुन जैसा अच्छा इंसान पाकर प्रगति बहुत खुश होती है और मन ही मन उस नन्ही तितली को धन्यवाद कहती है। एक समय की बात है,
वहाँ एक अति सुंदर राजकुमारी रहती थी। जितनी वो सुंदर थी वैसा ही उसका स्वभाव था और ऐसी मनमोहक आंखें जिसमें आँख खो जाए। वो आस पड़ोस के सभी राज्यों में बहुत मशहूर थी, न केवल अपनी सुंदरता के लिए पर अपनी बुद्धिमानी और सही फैसले के लिए भी। बहुत से राजकुमार उसके लिए दिलो जान लुटाना चाहते थे पर वो असफल रहे। एक व्यक्ति जो जादूगर था और वो उस सागर को भी सुखा सकता था, वो उस राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया। वो जादूगर उस महल तक यात्रा करके आया ताकि स्काइला का हाथ विवाह के लिए मांग सके। हे सुंदर राजकुमारी, मैं यहाँ पर आपका हाथ विवाह के लिए मांगने आया हूँ। परंतु राजकुमारी ने उसे इनकार कर दिया। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। इतना सुनते ही जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया। वो उससे बहुत प्रेम करता था और उससे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे एक तितली के रूप में बदल दिया और वो दोनों बस वहाँ से गायब हो गए। इससे पहले कि कोई जान पाता कि क्या हुआ था, उसने उससे वादा किया कि वो उसे उसका जीवन वापस कर देगा यदि वो उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाए। फिर भी स्काइला ने इनकार कर दिया। हे सुंदर राजकुमारी, अभी भी तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? क्योंकि तुम इस योग्य नहीं हो। मैं इस योग्य नहीं, पर तुम एक तितली हो। मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें वापस मानव रूप में बदल दूंगा। कभी नहीं। और एक रात उसे भागने का मौका मिला और उसने इसका पूरा लाभ उठाया। राजकुमारी, तुम्हें सहमत होने में आखिर क्या समस्या है? बोलो। अरे, वो तो चली गई। उड़ान थका देती है। दूर हटो। आउच! कुछ देर के लिए राजकुमारी भूल गई कि वो एक तितली है, लेकिन फिर बहादुर राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो आगे बढ़ती गई। ओ नहीं! हाँ, ये क्या है? अरे, ये मेरा नया मेहमान कौन है? मैं राजकुमारी हूँ। अरे, कितनी सुंदर तितली है ये। तुमने मेरी तस्वीर अपनी दीवारों पर क्यों लगा रखी है? चित्रकार को उसकी दबी हुई आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि राजकुमारी की आवाज इतनी महीन थी कि एक पतंगा भी उसे नहीं सुन पाता था। क्या तुम मेरी राजकुमारी की तस्वीर की प्रशंसा कर रही हो? आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी। उसका चेहरा मेरे सपनों में मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं उसके चित्र बनाता हूँ। पर मैं तो राजकुमारी हूँ। हाँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर रख देता हूँ, मेरी प्यारी तितली दोस्त। चित्रकार ने राजकुमारी को पकड़ लिया, इस बात से अनजान कि ये वही राजकुमारी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। 2 दिनों के बाद एक बार जब उसके पंखों की मरम्मत हो गई, तो चित्रकार ने उसे हवा में आजाद कर दिया। राजकुमारी उड़ती रही, ये ना जानते हुए कि वो कहाँ जाए। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? उसे एक सुंदर सा झरना मिला। इसने उसे उस झरने की याद दिलाई
जहाँ वो हर पूर्णमासी को जाती थी और वहाँ वो जी भरकर गाती थी। और धीरे धीरे वो रोने लगी और एक बहुत ही उदास गीत गाने लगी। उसे ये बात पता नहीं थी कि वो झरना एक देवी का घर था। तुम्हारी बहुत ही लाजवाब आवाज है प्यारी नन्ही तितली। मैं राजकुमारी हूँ। मैंने तुम्हें गुनगुनाते हुए सुना अपने पानी से भरे घर के अंदर। गुनगुनाते हुए? मैंने सोचा मैं गा रही थी। राजकुमारी अभी भी ये नहीं समझ पाई कि संसार उसकी असली आवाज नहीं सुन सकता। कोई भी इंसान तुम्हें नहीं सुन सकता है, इसलिए मैं तुम्हें आवाज का वरदान देती हूँ। अब राजकुमारी की सच्ची आवाज सुनाई देने लगी। तितली राजकुमारी जी भरकर गाने लगी, जिसने देवी को इतना प्रसन्न किया कि उसने स्काइला को एक इच्छा मांगने का वरदान दे दिया। ओ धन्यवाद देवी। उसने देवी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो उसे उसका इंसानी रूप फिर से वापस दे दे। ओ, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये जादू इतना ताकतवर है कि मैं इसे हमेशा के लिए पलट नहीं सकती हूँ। हमेशा के लिए से आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें तुम्हारा मानवीय रूप दे सकती हूँ, पर केवल 2 मिनट के लिए ही। ओह धन्यवाद, धन्यवाद। केवल एक ही तरीका है इस सम्मोहन को तोड़ने का, कि उसे मारा जाए जिसने तुम पर ये जादू किया है। उस कमबख्त बूढ़े जादूगर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। यदि तुम उस जादूगर को हरा सको तो तुम फिर से अपने मानव रूप में बदल सकती हो। राजकुमारी को बताया गया कि उसके ये 2 मिनट तब आएंगे जब उसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यदि ये तुम्हारे 2 मिनट एक बार निकल गए तो तुम हमेशा के लिए तितली बन जाओगी, यदि तुम उस जादूगर को मार ना सको तो। हाँ देवी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। ओ मेरी प्यारी नन्ही तितली दोस्त, तुम वापस आ गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम तो बोल भी सकती हो, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मैं राजकुमारी स्काइला हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं वापस अपने इंसानी रूप में आ सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम राजकुमारी कैसे हो सकती हो, जो इतने सालों से प्रेम और लगाव का लक्ष्य रही हो। तुम तो बस एक तितली हो। एक दुष्ट जादूगर ने जो मुझसे प्रेम करता था, मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं उस दुष्ट के जाल से बच कर आई हूँ। मैं यहाँ पहुँची हूँ उससे बचने की कोशिश में। वो बेचारा चित्रकार असमंजस में पड़ गया। क्या ये बोलने वाली तितली सचमुच राजकुमारी स्काइला हो सकती है? तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम राजकुमारी स्काइला हो। क्या बकवास है? तो क्या मुझे हर उस बोलने वाली तितली पर विश्वास करना होगा जो भटकती हुई मेरे घर के अंदर आ जाए? उसकी बात में दम तो था। ठीक है, मुझसे कुछ ऐसा पूछो जो असली राजकुमारी को ही पता हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे 6वें वर्षगांठ पर तुम्हें क्या दिया था? ये तो आसान है, बहुत ही शानदार घोड़े का बच्चा, जिस पर आज तक मैं सवारी करती थी या करती हूँ जब मैं इंसान थी। सही है। हे भगवान, तुम तो सच में ही राजकुमारी हो। तुम्हें अपने घर में पाकर मैं बहुत सम्मानित हुआ हूँ। हाँ हाँ, सम्मानित। हमें जल्दी चलना चाहिए, वो जादूगर। बेशक मेरी राजकुमारी। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हमें तुरंत ही निकलना चाहिए।
तो क्या मैं निहत्थे ही उस जादूगर से लड़ लूंगा मेरी प्यारी राजकुमारी? मेरे पास शस्त्र और अस्त्र हैं, जो यहीं पर रखे हुए हैं। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो इतना शूरवीर योद्धा तो नहीं था, पर फिर भी जब वो राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए, तो राजकुमारी के दिल की गहराइयों में कुछ हलचल हुई। तुम कितने समय से मेरे चित्र बनाते रहे हो? जिस दिन से तुम पैदा हुई उसी दिन से तुम मुझे बहुत ही आकर्षित विषय लगी। मुझे पता नहीं था कि तुम बड़ी होकर इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। राजकुमारी ने तब महसूस किया कि ये चित्रकार वही व्यक्ति है जिसे वो जीवन भर ढूंढती रही है। क्या फिर हमें चलना नहीं चाहिए मेरी राजकुमारी? हाँ, हमें शीघ्र जादूगर के किले में चलना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। उन्होंने जादूगर के अंधेरे और मनहूस किले की ओर यात्रा की। उसका सोने का कमरा यही नीचे है। यदि वो सोता है तो शायद उसके उठने से पहले हम उसे मार सकते हैं। ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा तो हूँ नहीं। कौन है वहाँ पर? हे भगवान, मेरे किले में घुसने की जुर्रत किसने की है? मैं हूँ राजकुमारी स्काइला, और ये है मेरा शूरवीर योद्धा। ये फड़फड़ाने वाला मूर्ख क्या मेरा विरोधी होगा? ओ नहीं, मेरी राजकुमारी, तुम मुझे बचाने के लिए इंसान बन गई। तुम मेरे योद्धा हो, मेरे सच्चे राजकुमार। उसे मौत के दरवाजे पर खड़ा देखकर जादूगर का मन बदल गया। चाहे वो ऐसा ही महसूस करती हो या नहीं, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और उसे मरने नहीं दे सकता। वो चला गया है। मैं एक बार फिर इंसान बन गई हूँ। चलो घर चले मेरी राजकुमारी। उन्होंने जादूगर के अस्तबल से एक घोड़ा चुराया और घर वापस जाने लगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, हमेशा खुशी खुशी जीने के लिए।